हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? अच्छे? पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा ठीक ठाक। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, अच्छा लगा होगा आपको। आज उसका सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दे रहे हैं, देखते हैं। आज का भी क्लास बहुत इंटरेस्टेड है। आप लोग को मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, तो कोई बात रटने की जरूरत नहीं होगी। कल के क्लास में हमने डेनियल सेल के बारे में बता रहे थे। डेनियल सेल को समझने के लिए आपको एक टर्म लिखा था, LOANRRCP। एल से लेफ्ट राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनोड कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। आज हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिए। डेनियल सेल को बनाने के लिए इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोड याद होगा, एनोड और कैथोड। एनोड जिंक रॉड और कैथोड कॉपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये प्रश्न करेंगे कि एनोड ऑक्सीडेशन और कैथोड रिडक्शन, एनोड को, जिंक को एनोड क्यों लेते हैं और कॉपर को कैथोड क्यों लेते हैं? तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। तो ज्यादा क्रियाशील है, वह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, समझिएगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो एनोड पर कौन क्रिया होगी? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर कौन क्रिया? रिडक्शन। एनोड के रूप में कौन यूज होगा? जिंक। और कैथोड के रूप में कौन यूज होगा? कॉपर। क्यों यूज होगा? क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा क्रियाशील है, कौन चीज से? कॉपर से। ठीक है, फिर से एनोड में ऑक्सीडेशन कल बताया था ना, LOAN। ए माने एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। एनोड के रूप में कौन रड? जिंक रड। कैथोड के रूप में कौन रड? कॉपर रड। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है। तो जो ज्यादा क्रियाशील है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस। और कॉपर यहां पर जिंक के तुलना में कम क्रियाशील है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर मान लिया जाए कि कॉपर को हमको एनोड बनाना है सपोज, तो हम दूसरा जो धातु लेंगे, दूसरा जो इलेक्ट्रोड लेंगे, वो कॉपर से कम क्रियाशील होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो जो कॉपर से कम क्रियाशील जब रखेंगे तब कॉपर हो जाएगा एनोड, और जो कम क्रियाशील कॉपर के सापेक्ष होगा धातु, वह हो जाएगा कौन चीज? कैथोड। तो यहां पर डेनियल सेल में हम ये दिमाग में बात रखना है कि जिंक को रखेंगे क्या चीज? एनोड। और कॉपर को रखेंगे क्या चीज? कैथोड। समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर,
किसका स्ट्रक्चर? डेनियल सेल का। और तब हम मैकेनिज्म भी बात करेंगे। स्ट्रक्चर माने संरचना और मैकेनिज्म माने क्रियाविधि। यह है आपको जिंक रड और यह है आपको ZnSO4 एक्वस। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोड बनाने के लिए धातु को उसी धातु के लवण के जलीय घोल में डाल दिया जाता है। तो जिंक रड को जिंक सल्फेट के घोल में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। तब ये किसके जैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में कौन? एनोड की कैथोड? एनोड। क्यों? क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होता है। कॉपर रड और यह है कॉपर सल्फेट एक्वस। अब हम लोग क्या करते हैं, गौर कीजिए कि इस दोनों रड को वोल्केनोमीटर से जोड़ देते हैं। ये वोल्केनोमीटर है क्या? तो बिल्कुल कम मात्रा में भी विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो इंडिकेट कर देता है कि हाँ ये विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो जब हम एनोड और कैथोड को, ये किसके जैसा काम करेगा? एनोड के जैसा। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये किसके जैसा काम करेगा? कैथोड के जैसा। क्यों कैथोड काम करेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों गेन करेगा? क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा इसलिए लॉस, और कॉपर की क्रियाशीलता कम इसलिए गेन करेगा। अब इन दोनों को यानी एनोड और कैथोड को हम वोल्केनोमीटर से क्या कर दिए? जोड़ दिए। जोड़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होगा वो बताएगा हमको कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, या यूं कह लीजिए कि यह एक परिपथ है, रास्ता है। किसको जाने का? इलेक्ट्रॉन जाने का। किसको जाने का? इलेक्ट्रॉन जाने का। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कौन लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन? जिंक। क्यों? क्योंकि जिंक एनोड है। एनोड पर कौन क्रिया? ऑक्सीडेशन की क्रिया। हम बताएंगे, लिखेंगे भी, पहले समझ रहे हैं हम लोग। तो जिंक को हम क्या माने हैं? एनोड माने हैं। एनोड पर कौन क्रिया? ऑक्सीडेशन की क्रिया। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिंक जो द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस किया जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर रहा है? जिंक ग्रहण कर रहा है। कौन ग्रहण कर रहा है? जिंक ग्रहण कर रहा है। इसलिए जिंक क्या होगा? कॉपर ग्रहण कर रहा है। कौन ग्रहण कर रहा है? कॉपर ग्रहण कर रहा है। तो कॉपर क्या हो गया? कैथोड। यानी अभी यही बात दिमाग में केवल बनाना है कि जिंक एनोड है जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर कैथोड है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है। अब आप गौर कीजिए कि इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, क्या केवल इलेक्ट्रॉन जाने से इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन संपन्न होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि आप कौन सा सेल पढ़ रहे हैं? वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे हैं, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में। तो यहां पे दोनों रासायनिक पदार्थ रखे हैं, इन दोनों में रिएक्शन कैसे हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। ये तो केवल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जा रहा है। ये दोनों जो
जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट है, ये आपस में तो दूर दूर है, कैसे कनेक्ट हो रहा है? नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो क्या रिएक्शन होंगे? नहीं रिएक्शन होंगे। तो इन दोनों को रिएक्शन करने के लिए क्या होता है, जरा गौर कीजिए। तो ये दोनों सेल में रिएक्शन हो, इसके लिए हम दोनों को जोड़ते हैं कौन चीज से? लवण सेतु से। इसका नाम लवण सेतु इसलिए है क्योंकि इसमें क्या भरा हुआ है? KCl भरा हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड जो एक लवण का उदाहरण है, ये भरा हुआ है। और जब इसको हम लवण सेतु से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट, क्या चीज? इलेक्ट्रिक करंट। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह एक दूसरे का विपरीत होता है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके कहां जाता है? कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में जाता है, कॉपर पे जाता है। और जब हम इन दोनों सेल को, जिंक और कॉपर वाले सेल को हम किससे, साल्ट ब्रिज से जब हम जोड़ देते हैं, लवण सेतु से जोड़ देते हैं, तो अब विद्युत की धारा प्रवाहित होने लगती है। किधर से? इस तरफ से इस तरफ, यानी कि ये कॉपर सल्फेट से किस तरफ? जिंक सल्फेट की तरफ। क्योंकि याद है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। तो जिंक से कॉपर की तरफ जाता है कौन चीज? इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा ये कॉपर सल्फेट से किस तरफ? जिंक सल्फेट की ओर आएगा। अभी आपने 2-3 बातें देखी है। जिंक एनोड, इस सारे चीज को हम लिखेंगे भी, अभी केवल समझा रहे हैं। जिंक को एनोड, कॉपर को कैथोड, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है और कॉपर की क्रियाशीलता कम है। जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पहली बात, जब दोनों मेटल के रड को वैल्केनोमीटर से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से किस तरफ? कॉपर की तरफ हो रहा है। क्लियर है? अब देखना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा की प्रवाह कैसे होगी? क्योंकि परिपथ जो है पूरा नहीं हो रहा है, ये केवल परिपथ है, इनकम्प्लीट परिपथ है। परिपथ कंप्लीट होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की धारा और विद्युत की धारा दोनों का कॉम्बिनेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित हो रहा है लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का परिपथ और विद्युत धारा का परिपथ एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस परिपथ से जा रहा है, विद्युत धारा कौन से परिपथ से आएगा? ये अभी कंप्लीट कब होगा? जब इस दोनों सेल को हम जोड़ देंगे कौन सी से? लवण सेतु से जोड़। ये लवण सेतु के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट आपको प्रवाहित होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम इसका वर्णन करेंगे और मैकेनिज्म भी लिखेंगे। तो आप इस चीज को लिख लिए, बना लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है डेनियल सेल को वर्णन करने के लिए लोन तथा RRCP टर्म यूज करते हैं। क्या है कि डेनियल सेल को वर्णन करने के लिए लोन तथा RRCP
टर्म यूज करते हैं। लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं। कहता है डेनियल सेल का निर्माण दो अलग अलग सेल को मिलाने से होता है। डेनियल सेल का निर्माण दो अलग अलग सेल को मिलाने से होता है। ठीक है, आगे चलें। जिसे दो अर्ध सेल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। फिगर को रखना जरूरी है, वर्णन करने के लिए फिगर को साथ में रखेंगे, इसलिए मिटा नहीं रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। जिसे दो अर्ध सेल भी कहा जाता है, एक अर्ध सेल ये हुआ, एक अर्ध सेल ये हुआ। पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, इसमें जिंक रड को एनोड के रूप में यूज करते हैं। लिखिए इसको। जिंक रड को एनोड के रूप में यूज करते हैं, जिसे ZnSO4 के घोल में डाला गया है। पहला क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसमें जिंक रड को एनोड के रूप में यूज करते हैं, जिसे जिंक सल्फेट के घोल में डाला गया है। अब इसी को और लिखते चलेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लिए हैं, उसका हम वर्णन कर रहे हैं। चूंकि जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है, अतः वे इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्या करते हैं? लॉस करते हैं। ठीक है, इसीलिए गौर कीजिए, Zn एरो Zn+2 याद होगा। यहां पर जिंक पर कितना इलेक्ट्रॉन? 30 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस मैंने क्या कर दिया? लॉस। तो कितना हो गया? 28। और इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यह जो रिएक्शन है, ये कौन रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्यों ऑक्सीडेशन? चूंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन की क्रिया। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? चूंकि जिंक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इस रिएक्शन में? क्या समझ में आ रहा है कि जिंक यहाँ 30 इलेक्ट्रॉन, जिंक यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया। वो हम बैलेंस कर दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन से, ताकि ये इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस रहे, कंप्लीट रहे, संतुलित रहे। तो अभी तक आपने विशेष कुछ नहीं किया है, सिर्फ यही लिखा है कि डेनियल सेल को 2 भाग में बांटते हैं, एक को ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरे को रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल बाएं तरफ वाले को, लेफ्ट वाले को LO माने उस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन का लॉस किस पर होता है? एनोड। एनोड जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है? लॉस किया। LG लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। LEO बताए थे ना कि LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक द्वारा
इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं, इसलिए कौन सी क्रिया? ऑक्सीडेशन की क्रिया। ये चीज समझ, ठीक है। अब हम दूसरा हम देखते हैं, लिख लीजिए इसको। दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल। क्या है? रिडक्शन हाफ सेल। तो ये रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा, गौर कीजिए। कॉपर रड को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः उस पर रिडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्यों? मालूम है ना, क्योंकि जिंक के तुलना में कॉपर की क्रियाशीलता कम होती है। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो कॉपर रड को कॉपर सल्फेट में घोला डाला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः उस पर कौन सी क्रिया संपन्न होती है? रिडक्शन की क्रिया संपन्न। ठीक है, आगे चलें, लिख लीजिए इसको। तो रिएक्शन कैसे, ध्यान दीजिएगा। Cu प्लस Cu प्लस 2, ये कौन क्रिया? रिडक्शन की। चूंकि पहले कॉपर कितना है? 27। कॉपर का परमाणु संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 27। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस। तो यहाँ है 27 और यहाँ है 29। तो पहले 27 और बाद में 29, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? रिडक्शन की क्रिया। तो आपने अभी क्या देखा कि जिंक पर ऑक्सीडेशन, इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और कॉपर पर रिडक्शन, इसलिए उसको क्या कह दिए? रिडक्शन हाफ सेल। कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन और गेन करेगा तो रिडक्शन। इतना ही बात आपने सीखा, ठीक है। अब हम ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मुख्य बात है वो क्या है? सेल रिएक्शन। आपने क्या देखा? स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में क्या देखा कि वो कैसे बना है? तो गैल्वेनिक डेनियल सेल जो है, या गैल्वेनिक सेल भी उसको कह सकते हैं, 2 हाफ सेल में बटा होता है, एक को ऑक्सीडेशन और दूसरे को रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में LOAN, L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड। अभी N का निगेटिव टर्मिनल का हम बात नहीं किए। और दूसरे तरफ राइट में रिडक्शन जिसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। यानी ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, रिडक्शन जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, सेल रिएक्शन क्या है? बहुत ही यही इंपॉर्टेंट बात है इस सेल में, गौर कीजिए। तो सेल में 2 रिएक्शन होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन। जिंक द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गौर कीजिएगा, यहां पर जो ZnSO4 है, गौर कीजिएगा, तो ये जिंक Zn+2 और SO4-2 में टूट जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो यहां चला जाता है, ठीक है।
और ये जिंक जो है ये धीरे धीरे टूटता है, ये जिंक जो है धीरे धीरे टूटता है। तो धीरे धीरे ये टूट करके, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये जिंक धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो ये टूट करके क्या जिंक इसमें मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये ZnSO4 Zn+2 और SO4-2 में टूटा तो इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और जिंक इसमें शामिल हो गया। तो गौर कीजिएगा, आप क्या लिखते हैं, जिंक एरो Zn+2। ये जिंक ये वाला है, रड वाला है, इसलिए क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठोस हो गया। और देखिएगा Zn, ये जो जिंक है ये इसमें मिल करके क्या हो गया, ये इसमें मिला और ये फिर क्या हो गया, टूट गया। तो ये जिंक कहां से है, ये Zn+2 कौन है, ये वाला, ये जिंक कौन है, ध्यान दीजिएगा, ये जिंक क्या है, ये रड वाला जिंक है। और ये Zn+2 जब ये आयन में, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं जाता है, ZnSO4 Zn+2 में और SO4-2 में टूटता है। पहले ये जिंक रड जो है इस ZnSO4 में मिलता है और तब ZnSO4 क्या हो जाता है, टूट जाता है Zn+ में और SO4- में। तब ये Zn+2 का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रवाहित होता है और ये Zn, इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे F+। तो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और जिंक यहां पे रह जाता है। गौर किए, फिर से देख लीजिए, जब वोल्टमीटर से इसको जब जोड़ते हैं, जब उसमें रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये साल्ट ब्रिज से इसको जोड़ करके देते हैं तो रिएक्शन शुरू हो जाता है, तब जिंक का जो रड है ये इसमें घुलता है और ZnSO4 टूट जाता है। तो Zn+2 का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रवाहित होता है, ये Zn+2 का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रवाहित होता है। तो ये जिंक कौन हो गया, ये जिंक सॉलिड हो गया, ये रड जो है। और ये ZnSO4 में Zn+2 को हम इस रूप में व्यक्त किए। तो ये ZnSO4 का Zn है और ये रड का Zn, और यहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कौन चीज, ऑक्सीडेशन। सेल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, तो सेल में 2 रिएक्शन होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जिंक रड वाला जिंक है और ये Zn+2 ये टूटा हुआ ZnSO4 का आयन को दर्शा रहा है, इसलिए यह है सॉलिड और यह है एक्वस, ये जलीय घोल वाला यानी ZnSO4 वाला है। अब यहां पर हम रिडक्शन लिखते हैं। तो Cu+2 एक्वस और ये +2 और यहां C। यहां क्या होता है, गौर कीजिएगा कि ये Cu+2, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, कौन गेन कर रहा है, गौर करना, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, ये Cu+2 और SO4-। तो ये Cu इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो Cu इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये Cu जो है, ध्यान देना, Zn यहां पर टूट रहा था, ZnSO4 में मिल रहा था, यहां CuSO4 टूट करके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये CuSO4 का Cu यहां पर जाके एकत्रित होगा, इसीलिए यहां पर Cu का जो छड़ है वो मोटा हो जाएगा और यहां जिंक का छड़ जो है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। चूंकि यहां Cu पहले टूटता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने के कारण CuSO4 टूट करके इस Cu पर जाकर क्या होगा, एकत्रित होगा। तो Cu, ये Cu प्लस चार्ज किसका, ये CuSO4 का, और ये Cu किसका, मेटल रड का। तो अब ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या रिएक्शन बचेगा, ZnS Cu+2 एरो और Zn यहां एक्वस, Zn एक्वस Cu। यानी गौर कीजिएगा कि जब दोनों हाफ सेल को वैल्केनोमीटर और लवण सेतु से जब जोड़ देते हैं तो परिपथ पूरा होता है और रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को आपको समझना होगा और उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल रिएक्शन कहते हैं।
तो सेल में कितने रिएक्शन होते हैं? 2 रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है और रिडक्शन कैसे होता है, इस चीज को आप समझिएगा। तो जिंक जो है, जब रिएक्शन शुरू होता है तो जिंक रड का, जिंक की मात्रा जो है रड में से टूट करके जिंक सल्फेट में मिलता है, जिससे धीरे धीरे ये जिंक का जो रड है वो क्या हो जाए, क्षय होने लगता है। आप देख लीजिएगा फिगर में पतला होते रहता है। और जिंक सल्फेट से जिंक इसमें मिलता है, और जिंक सल्फेट जब टूटता है तो इसका इलेक्ट्रॉन इस वायर के द्वारा, वैल्केनोमीटर के द्वारा एनोड से कैथोड में जाता है। यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। समझिएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कैसे लॉस किया? फिर से ZnSO4 टूटा, जिंक इसमें पहले घुला और तब ये ZnSO4 टूटा, तो आयन इसमें चला गया और जिंक +2 इसमें की मात्रा इसकी क्या हो गई? जिंक की मात्रा इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जिंक की मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यहां गौर कीजिएगा कि Cu, कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने के पहले क्या होता है? CuSO4 टूटता है, Cu+ में Cu+ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्या होता है कि इस कॉपर रड पर ये कॉपर और जाकर के क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो यहां देख लीजिएगा कि जिंक का साइज पतला हो रहा है और एक कॉपर का साइज मोटा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। चूंकि गेन करने के लिए कॉपर यहां बढ़ता है, कॉपर यहां स्वागत करने के लिए आगे जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कॉपर इसमें चला जाता है और तब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। समझ गए बात को? ठीक है। तो सेल रिएक्शन एकदम सिंपल, जिंक सॉलिड, समझ रहे हैं, ये रड वाला, ZnSO4 ये सॉल्यूशन वाला जिंक को, इसलिए हम Zn+ एक्वस लिखे हैं, और ये कॉपर प्लस ये सॉल्यूशन वाला और कॉपर ये ठोस इसका वाला। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कट गया, ZnS Cu+ एक्वस और कॉपर S और Zn+ एक्वस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉपर जो है, इस कॉपर प्लस आयन इस जिंक से रिएक्शन किया, और ये कॉपर आयन किससे रिएक्शन किया? कॉपर आयन किससे रिएक्शन किया? जिंक से। और जिंक आयन किससे रिएक्शन किया? इस कॉपर से रिएक्शन। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आगे चले, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये डेनियल सेल का वर्णन करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 4 गो पॉइंट है बस। लेफ्ट और राइट में बांटते हैं। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन जिसमें जिंक काम करता है, राइट में रिडक्शन जिसमें कॉपर काम करता है। जिंक को एनोड कहते हैं और कॉपर को कैथोड कहते हैं, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा और कॉपर की क्रियाशीलता कम। जिंक पर ऑक्सीडेशन की क्रिया और कॉपर पर रिडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। इतना ही तो लिखना है, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी जानकारी और देते हैं। क्वेश्चन आता है, लवण सेतु का क्या कार्य है? क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लीजिए। लवण सेतु का क्या कार्य है? लवण सेतु में मुख्य रूप से इस सेल में 2 भूमिका निभाता है। पहला, गौर कीजिए कि वैल्केनोमीटर से अगर जिंक और कॉपर वाले रड को उसके सॉल्यूशन से जोड़ दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन की धारा, इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित हो रहा है लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, क्योंकि परिपथ कंप्लीट नहीं है। तो इस परिपथ को कंप्लीट होने, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है और विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित करने के लिए परिपथ को खाली नहीं रहना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, परिपथ को पूर्ण होना चाहिए। तो परिपथ को पूर्ण कौन करता है? केसीएल, ये लवण सेतु करता है। यानी पहला काम यही लिखेंगे कि यह परिपथ को पूर्ण करता है। परिपथ को पूर्ण करता है।
दूसरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बात, गौर कीजिएगा, जब डेनियल सेल काम करता है, रिएक्शन होते रहता है, तो रिएक्शन के क्रम में Zn देख रहे हैं कि टूट रहा है, Zn+2, तो Zn की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, Zn की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो जब Zn की मात्रा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन जितना प्रवाहित होने लगता है, प्रवाहित होता है, उतना प्रवाहित होने में Zn+2 क्या करता है, उसको रोकने लगता है। क्या करने लगता है? रोकने लगता है। और इधर जब जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से जिंक, जब Zn+2 बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने से रुकने लगता है। तो इधर जिंक की मात्रा बढ़ गई और इधर SO4 की मात्रा, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना बंद हो जाता है तो SO4 की मात्रा इधर बढ़ने लग जाती है। उस केस में क्या होता है कि सेल काम करना बंद कर देता है। तो आप क्या देख रहे थे कि एक तरफ जिंक आयन की मात्रा बढ़ जाती है और एक तरफ सल्फेट आयन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आयन की मात्रा बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। इस केस में सेल काम करना बंद कर देता है। तो सेल को काम करने के लिए क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा। अब जब सेल काम करना बंद कर देता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होना बंद हो जाता है, तो लवण सेतु अपना एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है कि लवण सेतु में जो KCl भरा हुआ है, तो इस Zn+ से कौन, Cl, और इस K से कौन, SO4 रिएक्शन करने लगता है। तो ZnCl से रिएक्शन करके ZnCl2 बनाता है और ये नीचे में जाकर के सेल के नीचे बैठ जाता है। गौर कीजिएगा, ये जिंक जो है क्लोरीन से रिएक्शन करके ZnCl2 बना करके नीचे बैठ जाता है। और यहां पर क्या बढ़ गया था, SO4 बढ़ गया था। तो SO4 से यहां पर कौन, K जो है रिएक्शन करके आपको K2SO4 बना लेता है और ये नीचे में जाकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है। यानी साल्ट ब्रिज में जो KCl उपस्थित है, इस SO4 से और Cl कौन सी से, जिंक से रिएक्शन करके दोनों का जो आयन की मात्रा बढ़ जाती है उसको संतुलित कर देता है और तब फिर सेल आयन बैलेंस होने पर उदासीन हो जाता है और तब फिर सेल काम करना क्या कर देता है, चालू कर देता है। यानी दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है किसका, साल्ट ब्रिज का, कि यह सेल को उदासीन बनाए रखता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको बता दें कि अब ये डेनियल सेल आपका समाप्त होता है। आपको ये बता दें कि डेनियल सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर आपको जो सबसे जरूरी चीज ये हो जाता है कि चैप्टर का लगभग 40% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। आज का क्लास इतना ही, बाकी का क्लास फिर नेक्स्ट डे करते हैं। थैंक यू।